बिहार में सबकी नज़र थी कि आखिर तेजस्वी यादव कब से सड़क पर निकलेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। चर्चा थी कि 15 अगस्त के बाद वो निकलेंगे, मगर अब समय आ गया है। आज से तेजस्वी यादव सड़क पर निकल रहे हैं, मगर इस बार वो कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। जो अगले 8 दिन तक उनकी यात्रा चलने वाली है बिहार पे, उसका नाम है कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बंद कमरों में मिलेंगे, फीडबैक लेंगे। जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें खराब परफॉर्मेंस रही आरजेडी की, उसके बारे में फीडबैक लेंगे। और इन 8 दिनों में वो 41 विधानसभाओं को कवर करने वाले हैं। 41 विधानसभा उनकी टारगेट पे रहेंगी। जो यात्रा आज 10 तारीख से शुरू हुई है वो 17 सितंबर तक चलेगी। तेजस्वी 10-11 को समस्तीपुर में होंगे, 12-13 को दरभंगा में होंगे, 14-15 तारीख को मधुबनी में और 16-17 सितंबर को मुजफ्फरपुर में और फिर वैशाली में यात्रा उनका इस यात्रा का अंत होगा। 41 विधानसभाओं पर नज़र रहेगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, फीडबैक लिया जाएगा। और कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी ने बात साफ कर दी थी कि आने वाले विधानसभा में वो बेमुरव्वत टिकट काटेंगे, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी को टिकट देंगे। और करीब 24 यानी कि 2 दर्जन विधायकों पर फिलहाल जो हैं उन पर अभी तलवार लटकी हुई है। तो क्या मकसद इस यात्रा का, क्या वो तेजस्वी का जो मकसद है उसमें वो सफल होने वाले हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार की बात में। तो बिहार की इस बात में आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनके बारे में आपको बता देते हैं। प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। मनीष गौतम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और सुधांशु कुमार अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है, प्रियदर्शी जी, मनीष जी। शुरुआत तेजस्वी यादव की इस यात्रा से ही कर लेते हैं, जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा बताई जा रही है। और इसके बारे में जाहिर सी बात है लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इसका क्या मकसद है। क्या मकसद जो पिछला चुनाव बीता उसका फीडबैक लेना है, या जो आने वाले वक्त में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो केंद्र में रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हम मनीष जी आपसे। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? ये जो तेजस्वी यादव की जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत हुई है आज, और 17 तक 4 जिलों और 41 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। जी मेरा मानना है कि इसका बिहार की राजनीति पर और विशेष तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की जो भविष्य की राजनीति पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को हमें समझना होगा। जी देखिए, इसके पूर्व में भी जो तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभाएं हो रही थीं या जो उनकी यात्रा थी, उसमें भीड़ बहुत उमड़ रहा था। लेकिन वो भीड़ पूरी तरह से वोट में तब्दील नहीं हो रहा था। वो जो वोट में तब्दील नहीं हो रहा था, तो शायद पार्टी ने अपने अंदर मूल्यांकन किया होगा और यह चीज को महसूस किया होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता उनके पार्टी के समर्थकों और वोटरों को मतदान केंद्रों तक ले जाकर के उनको अपने पार्टी या गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं करा पा रहे हैं। तो जी इसके लिए कार्यकर्ताओं का भावनात्मक रूप से नेता और पार्टी से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और इसी भावनात्मक जुड़ाव के लिए तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को सोचा होगा, परिकल्पना की होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को पटना आकर तेजस्वी यादव से मिलना संभव नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इस बार मैं निकल करके कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा जी और उनको अवसर दूंगा कि वो अपने मन की बात जो है वो उन तक कहें और बेहिचक कहें, उनकी बातों को वो सुने। तो एक बार अगर कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में अगर आरजेडी अपने को बनाने के लिए बनाने में सफल होती है इस तरह के राजनीतिक प्रयास से, तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह है पहला पहलू। जी दूसरा पहलू मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हम बिहार की राजनीति को देखें, तो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में एक नेता के रूप में नहीं, एक पॉलिटिकल फिनोमिना के रूप में उदय हुआ। और जी उसके बाद बिहार का 2 दशक तक जो राजनीति था, वह इस फिनोमिना के पक्ष में या विरोध में। और विरोध में जब नीतीश कुमार उभरे, तो वो
काफी राजनीतिक रूप से सफल हुए। लेकिन 2014 के बाद से तेजस्वी यादव ने पहले अपने को बिहार की राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अपने को स्वीकार्य और सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। अब वो बिहार की राजनीति में अपने को एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित करने के प्रयास में हैं। और एक एक बात की क्रेडिट देनी पड़ेगी तेजस्वी यादव को कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान को उन्होंने संभाला। जी। और इन दोनों ही अवसरों पर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में उभारने में के साथ ही अपने को स्वीकार बनाया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का जो प्रदर्शन था, जो उम्मीद थी पार्टी को, उस अनुरूप तो नहीं रही है, जी। लेकिन निश्चित तौर पर पिछली बार से बेहतर है। तो ये चूंकि बिहार की जो राजनीतिक वातावरण निर्मित हो रहा है, जिसमें हमें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम से पहले भी हो सकते हैं और जी। जन स्वराज के रूप में एक नए पॉलिटिकल फोर्स का भी उदय हो रहा है। अब तीन धर्रों में बिहार की राजनीति भविष्य में जो है वो टकराएंगी। तो वैसे में हर धर्रे को अपने कैडर को री एनर्जाइज करने का, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और उसी में ये प्रयास है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि प्रयास जो फिलहाल शुरू हुआ है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं, चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं। प्रियदर्शी जी, आप क्योंकि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि पटना में, बिहार में पत्रकारों के बीच इस यात्रा को लेकर क्या चर्चाएं हैं? क्योंकि चर्चा थी कि 15 अगस्त के बाद से यात्रा निकलेगी, उसके बाद वो यात्रा पोस्टपोन होते होते और अब ये यात्रा निकल के आएगी कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, जनता के बीच नहीं जाने वाले हैं तेजस्वी। यादव इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार के कदम का। जी। अगर जिस तरीके से पिछले दिनों मुलाकात हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, कहीं न कहीं बातें थी एक प्लेटफॉर्म पर फिर से आने की। वो अच्छा। बात अब नहीं बनी है। जो आप कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद से ही यात्रा निकालने की बात हो रही थी और रुकते रुकते अबे निकला है। तो इसमें जो रुकावट था वो यही था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो चाहते हो वो अब नहीं हुआ हो और अब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। मतलब आप दूसरी कह बात रहे में हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी इंतजार कर रहे थे कि एक बार एक फाइनल बात हो जाए नीतीश कुमार से, उसके बाद किसी यात्रा पर निकलेंगे, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वे इस मकसद से निकले हैं नीतीश कुमार को कहते हुए कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, बस जी। बहुत हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली, चले जनता जी। के बीच फिर से 2025 के जनमत को तैयार करने के लिए। तो तेजस्वी उस मूड और मिजाज के साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं। दूसरी जी। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस इलाके से ये यात्रा की शुरुआत, कार्यकर्ताओं के बीच जाने की जो शुरुआत तेजस्वी यादव ने की है, वो बहुत ही दिलचस्प है। चूंकि आप एक ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि जी। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, जी। मधुबनी, इन इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं खराब जी। है। जी, 5 लोकसभाएं लगभग हैं और 5 में हारी है आरजेडी। आरजेडी हारी है। और 2020 विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा वही है, जी। ये लोकसभा का चुनाव का भी आंकड़ा यही है। और इन इलाकों में तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर मजबूती चाहते होंगे, इसीलिए आगाज यहां से कर रहे हैं। जी। क्योंकि आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी देख लीजिए, उस दौरान दक्षिण बिहार में आरजेडी को बहुत भारी सफलता मिली, उम्मीद से बेहतर सफलता मिली, या कहिए कि आरजेडी जितना उम्मीद कर रही थी उतना मिल गया। जी। लेकिन सरकार बनाते बनाते अगर आरजेडी चूक गई, महागठबंधन में चूक हुई है, तो उत्तर बिहार ने उस फासले को तय करवाया। जी। उत्तर बिहार से उम्मीद के अनुरूप महागठबंधन को सफलताएं नहीं मिली हैं, खास करके इस बेल्ट में, जो ये मिथिलांचल का जो इलाका है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, और आप इसमें अगर मुजफ्फरपुर को भी जोड़ देते हैं, तो इन इलाकों में बहुत ही खराब प्रदर्शन महागठबंधन का रहा। जी। तेजस्वी यादव की नजर होगी, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि इस इलाके में घेरेबंदी की जाए, किलेबंदी की जाए, आरजेडी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट किया जाए और 2020 के वनिस्पत 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। जी। क्योंकि देखिए जी, बिल्कुल। तेजस्वी तो यादव में जी, निगाहें अगले, जी क्या कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, तेजस्वी यादव की कार्य क्षमता पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमेशा सवाल उठते रहा है। और जी। इस बार वो स्ट्रैटेजिकली
उन उन क्षेत्रों को चुन रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पहले ही इसी मद्देनजर काम करना शुरू किया है कि जहां जहां मेरी कमजोरियां रही हैं पिछले चुनाव में, उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल। सुधांशु जी, आपने सुना प्रियदर्शी जी ने दो महत्वपूर्ण बातें बोली। एक तो तेजस्वी इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार से एक फाइनल बातचीत हो जाए, उसके बाद यात्रा पर या आगे क्या करना है उसकी तैयारी की जाए। और उसके अलावा उन्होंने जब शुरुआत कर दी है अपनी यात्रा की, तो वो ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा कमजोर क्षेत्र है वहां से शुरुआत की जाए। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को आप? हाँ, यात्रा दरअसल आपको याद होगा जब नीतीश जी पलटी मारकर बीजेपी की तरफ चले गए थे, तो विधानसभा में तेजस्वी जी ने कहा था कि भाई हम और आप मिलकर एक यात्रा प्लान कर रहे थे। क्या होगा उस यात्रा का, आप याद करें, विधानसभा में ये बयान तेजस्वी जी ने दिया जी, था। तो वो मुझे बयान लगता तो है कि काफी वो वायरल भी शायद हुआ अभी था, जिस तरीके से तेजस्वी ने उस पूरे जो हुआ था उसको डील किया था मौके को। जी। तो हो सकता है, मेरे पास ये वैसे कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रयास तो शायद हुआ है कि जो दो आरजेडी के जेडीयू के दो लीडर और आरजेडी के एक लीडर की जो मीटिंग की चर्चा है, हो सकता है जी। कि उसमें चीजें कुछ हुई होंगी उस तरह से। लेकिन देखिए, एक चीज जो अभी प्रियदर्शनी जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई मतलब यूं ही शुरू नहीं हो गई है यात्रा। और मुझे लगता है कि पूरा आरजेडी के जितने भी बड़े लीडरों ने बैठ कर, क्योंकि पिछले आप देखेंगे 10-15 दिनों से आरजेडी मुख्यालय पर बहुत हलचल है। जी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पहले अपने एमएलए से मुलाकात की है, फिर एमपी से मुलाकात की है, और फिर कार्यकर्ताओं को भी, इवन जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह होते होंगे, तो उन सबको पहले इन्होंने बुलाया है और खूब अच्छी प्लानिंग मुझे लग रही है करने के बाद इसकी जो है घोषणा की। और एक चीज और भी याद करिएगा, आज से 5-7 दिन पहले आरजेडी ने एक प्रदर्शन भी किया था पूरे बिहार के अंदर, जिसमें दो मुद्दे थे। एक तो जो मतलब आज के दिन में जो पूरे इंडिया अलायंस के लिए वो इम्पोर्टेंट, उसको लेकर इंडिया अलायंस चल रहा है। जैसे यूपी में पीडीए है, और बिहार में जाति जनगणना, और फिर जाति जनगणना के आधार पर जो 65% आरक्षण हुआ और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए वो आंदोलन उन्होंने अभी एक प्रदर्शन किया। तो मुझे ये लग रहा है कि आरजेडी जो है साल भर पहले से अपनी तैयारी उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको शायद एक अंदेशा हो रहा होगा कि अगर जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है, तो जो लग रहा था कि 2020 में तो जेडीयू और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, लेकिन हो सकता है संभवतः 2025 में तेजस्वी जी को ऐसा लगता होगा कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो शायद उनको ऐसी स्थिति लग रही हो कि ये संभावना शायद कहीं धूमिल ना हो जाए अगर ये तीनों रहते हैं। जी। तो जो उनके कमजोर पक्ष हैं, जिन जिन आप देखिए क्षेत्रों का जो चयन किया गया है, आपने भी दिखाया और हम लोगों भी, वो सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर पिछली दफा इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जी। इंक्लूडिंग लोकसभा भी और विधानसभा तो है ही। क्योंकि और इसकी बड़ी चर्चा उस समय भी हो रही थी 2020 में भी, जब रिजल्ट आए थे तो आरजेडी के अंदर और मीडिया में भी इस चीज की बहुत चर्चा हुई थी कि जहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आरजेडी अच्छा परफॉर्म करेगी, जी। उन बेल्ट में आरजेडी का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रहा। तो ये जो 41 विधानसभा की यात्रा है, उनमें से ज्यादातर विधानसभा वो हैं जहां पर आरजेडी और उसके अलायंस जैसे सीपीएम सीपीआई का भी उसमें है, तो उन लोगों ने वो परफॉर्मेंस नहीं किया जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो हो सकता है उन क्षेत्रों में जाकर एक तरह के संवाद की स्थिति करना चाहते हो, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि आप देखिए हम लोग बार बार इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि भाई पीके ऑलरेडी इसी यात्रा पर लगे हुए हैं, और पिछले 1-1.5 साल की यात्रा के बाद आज ये स्थिति हो गई कि हर चैनल पे उनकी चर्चा है कि हो सकता है कहीं एक थर्ड ग्रुप ना खड़ा हो जाए, एक थर्ड मतलब त्रिशंकु जो चुनाव हो वो तो 3 तरफ से ना वो हो जाए। तो हो सकता है उस चीज को आरजेडी ने ध्यान में रखा होगा और इसलिए शुरू किया। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए आज के दिन पिछले 10 साल में भारतीय राजनीति के अंदर जो एक बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि जो एक बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, उसके दो मजबूत चीज है उनके पास। एक तो है उनका कैडर और दूसरा है संगठन। कैडर विचारधारा के आधार पर बनाया गया कैडर है जो सपोर्टेड बाय आरएसएस, और दूसरी चीज है कि जो संगठन की बात है, बीजेपी का संगठन बिहार में आज से 10 साल पहले इतना मजबूत नहीं था जितना आज के दिन बीजेपी संगठन के स्तर पर भी बहुत ज्यादा बिहार के डिफरेंट जिलों में जो है मजबूती है। उसके अगर कंपैरिजन में आप जाओगे तो आरजेडी के पास उस तरह का संगठन नहीं है। अभी तक क्या होता था कि ठीक है, जिसको टिकट दे दिया और उसकी अपनी एक वही उसी का वो जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रखंड में भी उन्हीं की चल रही है, एक जो विधायक है वो अपने हिसाब से पूरा संगठन का मैनेजमेंट भी विधायक ही देखता था। पर अभी क्या है, वो दौर निकल चुका है। आप इतने इस तरह के लचर संगठन के साथ बीजेपी से फाइट नहीं कर सकते।
जी। तो अगर आपको बीजेपी से फाइट करना है तो संगठन को मजबूत करना और हर बूथ पर आपके 5-10 लोग हों, वो चीजें करना भी जरूरी। तो उसके लिए शायद मुझे लगता है ये यात्रा हो रही है। और एक पॉइंट और है, जी। देखिए लड़ाई होगी 2025 में विधानसभा जब होगा तो लड़ाई होगी नैरेटिव की। और वो नैरेटिव इंडिया ब्लॉक, खाली आरजेडी की बात नहीं है, पूरे इंडिया ब्लॉक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिसका सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इम्पैक्ट दिखेगा तो वो है बिहार। और वो नैरेटिव क्या है? जाति जनगणना, और फिर जाति जनगणना के बाद 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को बार बार कह रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं और उसका वो कह रहे हैं और बिहार ने इसके ऊपर पहले से लीड लिया हुआ है, ये अलग बात है कि वहां पर उसमें बीजेपी भी साथ थी, जेडीयू और आरजेडी का तो सरकार थी, पर बीजेपी भी जो वहां की लोकल यूनिट है उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। और उस जाति जनगणना के परिणाम स्वरूप उन्होंने 65% आरक्षण भी करने की कोशिश की। तो अब जो नैरेटिव्स की बात है कि देखो जी, तेजस्वी जी और आरजेडी ये कहेगी कि भाई हमने नीतीश जी के साथ रहकर हमने 65% आरक्षण की सीमा करी। लेकिन अब देखिए नीतीश जी बीजेपी के साथ अलायंस में हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट ने मान लीजिए रोक दिया। और तो अब इसका एक ही रास्ता बचता है कि नवीं अनुसूची में इसको डाला जाए। और वो कौन करा सकता है जी? केंद्र सरकार कर सकती है। तो नीतीश जी और बीजेपी मिलकर आपको देखिए आरक्षण देना नहीं चाहती, रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाना नहीं चाहती। ये नैरेटिव्स मुझे लगता है कि ये इन क्षेत्रों में लेकर जाएंगे और ये 41 विधानसभा में ये नैरेटिव्स चलेगा। तो शायद इसी का प्रयास है। और आप देखिएगा ये लगभग इस तरह की चीजें अब ये आने वाले दिनों में साल भर चलेगा। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इसके जेडीयू भी वैसा नहीं है कि बैठी रहेगी, वो भी कोई ना कोई, मुझे लगता है वहां से भी कोई प्लानिंग हम लोग को सुनाई पड़ेगी आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग होगी, प्लानिंग चल भी रही होगी। तेजस्वी यादव ने शुरुआत कर दी है और आप कह रहे हैं कि ज़्यादा जोर अभी सभी पार्टियों का, खासतौर पर तेजस्वी ने शुरू कर दिया, तो अपने नैरेटिव को जनता के बीच पहुंचाने का होगा कि जो भी उनका नैरेटिव है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मसला हो, आरक्षण का मसला हो, रोजगार का मसला हो, जिसको लेकर तेजस्वी बड़ा मुखर रहते हैं कि जब मैं था सरकार में तब रोजगार मिला, उससे पहले रोजगार नहीं मिल रहा था। तो लगातार उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, साइन तो आखिर मैं ही करता हूँ, तो हमारी सरकार में वो रोजगार दिया गया। तो अपने अपने नैरेटिव हैं जो पेश किए जाएंगे जनता के सामने। मनीष जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे कि अखिलेश यादव भी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खासतौर पे इस चीज़ का जोर है कि फीडबैक तो जो लिया जाएगा लिया ही जाएगा और आने वाले चुनाव में जिसको टिकट दी जाएगी वो दी जाएगी, मगर तब तक आपको थोड़ा शांत रहना है, संयमित रहना है। आपका जो एग्रेशन है, गुस्सा है, वो कहीं सड़क पर नहीं आना चाहिए, भाषणों में नहीं आना चाहिए, भाषा में नहीं आना चाहिए। तो जो कार्यकर्ताओं से संवाद चल रहा है उसके बजाय मैं बात करना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के संवाद के बारे में, कि उनका जो संवाद रहता है मीडिया से, सड़क पर जो सब जगह कैमरे हैं आजकल उनके सामने, उसको लेकर भी चिंता मुझे लगता है इस मीटिंग में होगी। मनीष जी। सौरभ जी, 2-3 बातों को आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और सुधांशु जी की बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं जी। कि आज का जो हमारे देश की राजनीति है और बिहार की राजनीति है, उसमें पक्ष या विपक्ष कौन नैरेटिव सेट करता है और कौन उसको रिस्पॉन्ड करता है, इसके बड़े गहरे राजनीतिक प्रभाव पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित तौर पर पिछले कुछ महीनों से नैरेटिव सेटर के रूप में तेजस्वी यादव उभर रहे हैं और नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे से संकेत से नैरेटिव सेट कर दिया कि तेजस्वी यादव की एक औपचारिक मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, चूंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए जो समिति है उसके वो सदस्य हैं, लेकिन उस बैठक से बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से सेलेक्टिव इश्यूज पे चर्चा हुई। उसके बाद पत्रकारों ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि फिर से पलटने वाले जो न्यूज हैं वो इतने चलने लगे कि अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष मुख्यमंत्री जी को अपना स्पष्टीकरण देना था। और स्पष्टीकरण के बाद फिर तेजस्वी ने उन पर हमला किया कि वो इस तरह के स्पष्टीकरण को पहले भी दे चुके हैं, उसके बाद भी पलटते हैं। ठीक है, तो आज की राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि कौन नैरेटिव सेट करता है, कौन रिस्पॉन्ड करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन नैरेटिव सेट कर रहा था, एनडीए रिस्पॉन्ड कर रहा था, जिसके कारण जो है
जो उनका 400 पार का नारा था उस तरह का परिणाम नहीं आ पाया। ये एक संकेत है, इन संकेतों को हमें समझना होगा। जी दूसरी जो आपकी बात है उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो तेजस्वी यादव की यात्रा है, इसके दो चरण हैं और इसका दो तीन मकसद है जो जी कि इन बिटवीन वर्ड से मैं सीख पाया या समझ पाया हूं, वो आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों तक मैं चाहता हूं कि पहुंचे। जी मुझे लग रहा है कि प्रथम चरण में ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उन्होंने जनसभा को भी प्रस्तावित किया है। एक बार कार्यकर्ता और कैडर के साथ उनका संवाद हो जाए, उनको स्ट्रेंथन कर दें, और इसकी शुरुआत उन्होंने इन 4 जिलों से की है। आने वाले समय में अन्य जिलों के भी कार्यक्रम शायद सार्वजनिक करके बताएंगे। यह लग रहा है मुझे कि हर जिले में वो 1 से 1.5 दिन, 2 दिन का समय देंगे जहां वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और जी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वो करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई या अपेक्षित परिणाम नहीं आए, उसके क्या उत्तरदायी कारक हैं, उसको खोजने समझने का प्रयास होगा और उन कमियों को दूर किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जी वो ये लग रहा है कि आ, बिहार सरकार का 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी के साथ विधानसभा चुनाव होगा और साथ ही साथ केंद्र के 11-12 साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनाव होगा। तो इन दोनों ही स्तरों पे जो सरकार है और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनकी कमियों और खामियों तक जनता तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसके लिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और उस प्रशिक्षण में जो सबसे विशेष होगा कि संयमित भाषा। उन्होंने 2000 हमने हमने पहली बार देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम के पहले एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जी पोस्टर नहीं होंगे, बैनर नहीं होंगे, तोरण द्वार नहीं होंगे, गमछा नहीं होगा, सभा नहीं होगा, समारोह नहीं होगा, और जो विधायक और सांसद और अन्य जो प्रतिनिधि या पार्टी के, वो साधारण कार्यकर्ताओं को अपनी बात नेता के समक्ष रखने का अवसर देंगे। तो ये अपने आप में इशारा दे रहा है कि वो सीधे जुड़ाव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी कार्यकर्ताओं से दिल का जुड़ाव, एक बार दिल का जुड़ाव कार्यकर्ताओं से नेता का हो जाता है तो नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में जिस तरह से सोशल मीडिया का एक अपना महत्व है, शायद सबसे प्रभावशाली महत्व होता है उत्साहित और जोशीले कैडर्स एंड कार्यकर्ता का। और जी इसी मकसद के साथ शायद लग रहा है कि इस यात्रा पे निकले हैं तेजस्वी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कैसे एक बकायदा लेटर जारी हुआ है इस बार कि संयमित रहना है, भाषणबाजी नहीं होनी है, पोस्टरबाजी नहीं करनी है। प्रियदर्शी जी, आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि भाई कैसे काडर को कंट्रोल में रहने के लिए कहा गया है इस बार। प्रियदर्शी जी हमारे साथ हैं? जी जी, तब जी प्रियदर्शी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मेरा जी फ्रेम जी सही है क्या? जी हाँ, मैं कह हाँ रहा हूँ जी। कि जैसे हमने देखा भी, सुना अभी मनीष जी को कि उन्होंने बताया जी कि भाई बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है कि इस बार संयमित रहना है, भाषणबाजी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती का जोश नहीं दिखाना है मीडिया के सामने, पोस्टरबाजी नहीं करनी है। तो इस पर बड़ा जोर है। ये जोर ना सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के लिए दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी दिख रहा है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि आप अगर पहले जाएंगे, पहले की सरकारों में जाएंगे, तो इन पर तमाम तरह की गुंडा राज और तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी डिसिप्लिन में दिखे, हमारे कार्यकर्ता भी डिसिप्लिन में दिखें। इस पर जोर है। बिल्कुल। देखिए, अराजक कार्यकर्ता, अराजक समर्थक आरजेडी की बड़ी समस्या है। आप जो तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, वो तमाम जो नैरेटिव से कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या 1.5 साल में 5 लाख रोजगार देने का मसला हो उनके द्वारा, या आरक्षण पर आज जिस तरीके से वे मुखर होकर के बोल रहे हैं, लेटर एंट्री का मसला है, जातीय जनगणना का मसला है। लेकिन इन तमाम चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर कोई चीज अगर भारी है तो वह है आरजेडी के अराजक कार्यकर्ताओं की सहभागिता। क्योंकि जी ये लोग तेजस्वी के पॉलिटिक्स को ग्रे शेड में डालते हैं, आरजेडी के पॉलिटिक्स को ग्रे शेड में डालते हैं।
और इससे तेजस्वी यादव ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आरजेडी ऊपर नहीं उठ पा रही है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अखिलेश यादव ने काम भी अच्छा किया है, तेजस्वी यादव ने भी बिहार में परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन फिर क्या, उनके समर्थकों से दूसरों को डर लगता है। जब सरकार बनती है आरजेडी की बिहार में, ये उनकी या उनके समर्थन से किसी की सरकार बनती है, तो उसके बाद जो बिहार में स्थिति बनता है उनके समर्थकों के द्वारा, वो कहीं से भी बेहतर नहीं माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस समस्या से निपटने की चुनौती कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को है। और तेजस्वी यादव आज चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन में मेच्योरिटी ला रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मेच्योर हों, मेच्योर बिहेव करें, मीडिया से अच्छे तरीके से बात करें, जनता के बीच में अच्छे तरीके से अपनी बातों को पहुंचा पाए। इस लिहाज से ये कार्यकर्ता सम्मेलन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फिल्म है गंगाजल, गंगाजल में एक कैरेक्टर है अजय देवगन का, जी, अमित कुमार करके एसपी का, और एक है बच्चा यादव, बच्चा यादव। तो बड़ा बच्चा यादव बड़ा ईमानदार रहता है। उसकी फाइलें जब देखी जाती है एसपी अमित कुमार के द्वारा, तो दो तरह की फाइलों को वो छांटता है। एक तरफ बहुत अच्छी अच्छी फाइलें जिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बच्चा यादव का, दूसरी वो फाइलें रहती हैं साधु यादव की जिस पर कोई काम हुआ ही नहीं हुआ होता है बच्चा यादव के द्वारा। तो वही आरजेडी की स्थिति है, तेजस्वी यादव की स्थिति है कि एक तरफ तो बहुत अच्छे वायदे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव से ज्यादा जनता के बीच में जाता हो। आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के दौरान भी 57 दिनों में 251 सभाएं तेजस्वी यादव ने कर डाली। लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ताओं की अराजकता, जिस तरीके से आप लोकसभा चुनाव का भी उदाहरण ले लीजिए, जमुई में जो हुआ, चिराग पासवान की मां को लेकर के जो गाली गलौज जो किया गया था, उसके बाद जो माहौल बदला, वो चीजें कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। आप 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को उठा करके देख लीजिए, उस दौरान भी दक्षिण भारत का जो 5 चरणों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2 चरणों में तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन बहुत बढ़िया फ्लो में काम कर रही थी। उनको मतदाता उनकी ओर अपना वोट दे रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन लोगों का अति आत्मविश्वास बढ़ा, कई ऐसे अनाप शनाप बयान आए, कार्यकर्ताओं का भी उदंड व्यवहार लोगों के बीच में आने लगा, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, महागठबंधन को नुकसान हुआ। और वैसी ही स्थिति कमोबेश अगर 2025 में भी रही, तो तमाम जो मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेटरल एंट्री का मामला है, आरक्षण का मामला है, इसके बाद भी तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार और बीजेपी की चुनौतियों को शायद पार ना पाए। उनको जरूरी है कि उस मिथक को तोड़ें, उस तिलिस्म को तोड़ें जो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 20-30 वर्षों में बनाया गया है। तेजस्वी यादव बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से आरजेडी को 2010 में 22 सीटें आई थी, उससे उनको 80 और 77 तक ले आने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर सवाल नहीं है, उनकी कार्य क्षमता पर सवाल नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की उदंडता पर सवाल है। और 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी पहुंच गई थी, लालू यादव की पार्टी पहुंच गई थी, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का यह रवैया जिम्मेवार था। बिल्कुल जिम्मेदार है, मुझे लगता है इस पर नजर होगी भी। सुधांशु जी कैसे देख रहे हैं इसको, जो कार्यकर्ताओं का संवाद है उस पर ज्यादा जोर है कि कार्यकर्ताओं से संवाद पर ज्यादा जोर है? नहीं, एक चीज आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी पिछले 5-7 दिनों में एक तो संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग की गई, फिर आप देखिएगा प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई, सारे प्रवक्ताओं को बुलाकर जो है, तो एक ट्रेनिंग जैसा चल रहा है, जो कैडर ट्रेनिंग कहते हैं ना, जो और बहुत रिक्वायर्ड है। मुझे लगता है तेजस्वी जी ने ये इस बात को समझा है कि कैडर ट्रेनिंग, जो मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी के सामने अगर आपको खड़ा होना है तो मजबूत संगठन और कैडर ट्रेनिंग के बिना आप उनके सामने अभी खड़े नहीं हो सकते। तो उसकी तैयारी तो है ही। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि आरजेडी के ऊपर हमेशा से ये आरोप जंगल राज का लगता रहा है कि भाई जब आप शासन में आते हो, और हम लोगों ने और हम सब लोग जानते हैं, अगर जो भी सर्वे किया जाता है तो आज के दिन खास करके 2015 के बाद की जो आरजेडी है वो वापसी सत्ता में उसकी इसलिए नहीं हो पा रही, मतलब प्रयास रहता है 70 सीट 80 सीट के आसपास पहुंचते हैं और फिर वहां से कहीं के आप देखोगे एकदम सत्ता के नजदीक जाकर 5-10 विधायकों की कमी से वो पीछे रह जा रहा है। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि वो लोग जो ये जो आरोप लगता था जंगल राज का,
उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आज भी कई लोग जो बाजारों में काम करने वाले जो समाज है या अन्य समाज है, ये इन लोगों को ये अभी भी उनके अंदर ये भय फैलाया जाता है कि भाई आरजेडी अगर आ गई तो वो जंगल राज का वो दौर दोबारा से शुरू हो जाएगा। उसमें क्या सच है क्या झूठ है मैं उसके अंदर नहीं जाता, ना उसको डिटेल में जी। हम लोग देखते नहीं। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी जो संगठन है, ये ऑलवेज मीडिया के स्क्रूटनी में बहुत, मतलब कहते हैं माइन्यूट स्क्रूटनी इस पार्टी की होती रही है। इसके कार्यकर्ता अगर छोटी भी गलतियां करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर उसको दिखाया जाता है। तो बिल्कुल मुझे दिखाया लगता है कि शायद ये जाता है। बहुत मुझे अच्छी लगता है रिपोर्ट। कि ज़्यादा ऊर्जा भी इसीलिए चाहे तेजस्वी यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, उनकी इसी बात पर खर्च होती है कि वो ये दावा करने का लगातार प्रयास करते हैं कि अब हम बदल गए हैं, समय के साथ बदले हैं, और जो पहले जो चीज़ें रही हैं वो अब वैसी नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ता ना हमारे लोग, और अगर अब हम सरकार में आएंगे तो वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे। तो इस पर भी मज़े की ऊर्जा मुझे लगता है खर्च होती है पार्टियों की। बिल्कुल दोनों की होती है। और इसी को शायद एक तरह से एक तो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और ट्रेनिंग जब होगी तो देखिए ये मैसेजिंग तो होनी है ना, मीडिया में डिस्कशन होगा, कार्यकर्ताओं का व्यवहार बदलेगा, फिर कार्यकर्ताओं की ये ट्रेनिंग होगी कि भाई आप अगर मतलब एक बड़े भाई की भूमिका की तरफ जाते हैं, लोगों को अपने साथ विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग तरह के वोटर्स का ग्रुप है उसको अपने साथ जोड़ते हैं, तो वो सारी ट्रेनिंग होगी। फिर उस ट्रेनिंग में इश्यूज क्या लेकर जाने, ये सारी चीजें बताई जाएगी। अभी आप देखो पिछले बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जानबूझकर जिस जंगल राज का आरोप आरजेडी पर लगता है उसको रिवर्ट करने की कोशिश कर रही है आरजेडी, और नीतीश कुमार के आंकड़े जारी हो रहे हैं नीतीश कुमार के शासन के कि देखो जी आपके शासन में एक एक दिन में 44 घटनाएं हो रही हैं, छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं, और वो वायरल किए जा रहे हैं वो वीडियोस, उन जो अपराध जिस तरह के हो रहे हैं, अगर उसका कोई अवेलेबल हो जा रहा है तो उसको बड़े पैमाने पर वायरल किया जा रहा है। उसकी उसकी वजह यही है जो मैंने कहा ना कि नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है। एक तो आरजेडी अपनी छवि ठीक करना चाह रही है कि भाई हमारे ऐसा नहीं है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो वो जो पिछली चीजें या पिछले तरह के आरोप थे हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता भी अब जो है काफी समझदार हैं, और जो एक तरह का होता है, क्योंकि देखिए होता क्या था शुरुआती दौर में जब सत्ता आई और खास तरह के लोगों के पास जो बहुत दिनों से सत्ता नहीं थी और सत्ता आई तो फिर उसके रिएक्शंस हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस रिएक्शंस को लोगों ने जिस तरीके से फिर प्रेजेंट किया वो दोनों ही चीजें थी। तो अब एक प्रयास वो है, दूसरा क्या है कि फिर जो आपका विपक्ष है जो आपका प्रतिपक्ष है उसके नैरेटिव्स में भी इंटर करना है कि भाई देखो जो आप हमारे ऊपर आरोप लगता है आरजेडी के ऊपर कि हम जंगल राज हो जाता है हमारे समय में, वो तो अभी दिख रहा है जी। विभिन्न प्रकार की घटनाएं, भ्रष्टाचार के वो सारे नमूने, पुल गिर गया, लगातार पिछले दिनों जो जी, पुल अभी गिरा हाल तो में एक उसका लगातार बीजेपी ट्वीट करते कार्यकर्ता थे। की हत्या भी हुई पटना में, उसको लेकर भी देखिए तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट किया, और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कोई भी मुद्दा होता है तो तेजस्वी उस पर एग्रेसिव रहते हैं, उसमें साफ तौर मुखर एग्रेसिव होकर रहते बोलते हैं, हैं, इनका भ्रष्टाचार ट्वीट वाला भी, आता है। जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस भ्रष्टाचार का मुद्दे से। मुद्दा भी जो मैं अब थोड़ा समझना चाहता हूँ, जो 41 सीटें हैं उनमें 12 सीटें लगभग सवर्णों के पास हैं, यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, इन लोगों के पास हैं। और जो हमने चाहे उत्तर प्रदेश हो तो वहाँ पे एमवाई के अलावा पीडीए का नारा सुना अखिलेश यादव से, और बिहार में हमने सुना एमवाई के अलावा माई बाप, यानी कि जो बहुजन हैं, आधी आबादी हैं, अगड़े हैं और पुअर गरीब, ये नारा एक दिया तेजस्वी यादव ने। तो जब ये 41 सीटों की जहां उनका अगले 8 दिन दौरा चलने वाला है उसको देखें मनीष जी, तो यहाँ पर 12 सीटें जो हैं वो सवर्णों के हाथ में है। तो क्या यहाँ पर टारगेट में अगड़े भी रहेंगे तेजस्वी के? निश्चित तौर पर आप ये माई बाप का जो नारा था वही नहीं, उसके पहले उन्होंने A to Z की पार्टी का भी नारा दिया था, और अब अपने को एक युवा नेता के रूप में, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में एक अपनी छवि निर्मित करना चाहते हैं। लेकिन वो भली भांति वाकिफ हैं कि बिहार की राजनीति में जाति और जाति जनसंख्या का महत्व, और वो जाति जनसंख्या का महत्व, किसी जाति का प्रभाव का महत्व, हो सकता है संख्या कम हो लेकिन प्रभाव ज्यादा हो। तो एक परिपक्व नेता के रूप में ये सारी बातें उनके दिमाग में है, और उसको वो निश्चित तौर पर प्रतिबिंबित भी होगा जब वो टिकट का बंटवारा करेंगे। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने और जानने के लिए इस कार्यकर्ता संवाद में ये भी एक उनका अघोषित मुद्दा है कि कहां पर, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का क्या प्रभाव है, उसमें कौन से कार्यकर्ता हैं जो वोट दिला पाने में सक्षम हैं।
तो ये भी मूल्यांकन होगा, एक टीम होगी उनके साथ, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस चीज को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीति और जी कुछ जाति का प्रभाव का आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रियदर्शी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, जो माई बाप का नारा दिया और नए वर्गों को जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है तेजस्वी यादव की तरफ से, और फिलहाल जो उनकी राजनीति है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण को हो लेकर हो, और इस बीच 41 सीटों में जब 12 सवर्ण विधायक हैं तो वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शायद वो अगड़ों को भी लुभाने का प्रयास करेंगे, तो क्या मकसद, क्या एजेंडा रहने वाला है उसको लेकर? देखिए, बिहार में दो धुरी है, राजनीति की दो धुरी है, अगड़ों और पिछड़ों की। तेजस्वी यादव भले ही बात अगर करते हो ए टू जेड की, माई बाप की, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में भी अभी तक कामयाब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में उनकी निगाहें अगड़ी अगड़े लोगों को चुनाव लड़ाने पर है। उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। अगर अगड़ों की बात होगी तो उनके पास वैसे उम्मीदवार भी नहीं है। उनको आयात करना पड़ेगा, वे आयातित कितने परफॉर्म कर पाएंगे पता नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगड़ों पर इनकी अगड़े उम्मीदवार अगर उतारे भी जाते हैं तो इनका वोट उनके लिए ट्रांसफर नहीं होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, भागलपुर सीट, वैशाली सीट और महाराजगंज, तीन का उदाहरण आप ले लीजिए। इन तीनों सीटों पर लाख वोट के अंतर से हार जीत का फासला रहा। लेकिन अगर ये फासला कम हो सकता था या महागठबंधन की जीत भी हो सकती थी, आरजेडी के कार्यकर्ता अगर एग्रेसिव होकर के उन तीनों सीटों पर जो स्वर्ण उम्मीदवार थे आरजेडी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, उनको वोट दिया होता, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, ये बात कहने के लिए है कि ए टू जेड की पार्टी है, राज्यसभा में भेजना हो तो किसी जो चंदा होता है उसके मार्फत राज्यसभा में अगड़ों को भेज दिया जाता है या भेजा जाएगा। लेकिन एक मनोज झा है, मनोज झा सिपह सलाहकार हैं। पूरी राजनीति, तेजस्वी की पूरी राजनीति आज मनोज झा ही तय कर रहे हैं जो सवर्ण तबके से हैं। लेकिन मनोज झा भी किसी सवर्ण को टिकट दिलवा देंगे तेजस्वी यादव की पार्टी से, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। तेजस्वी यादव, आप देखेंगे जब चुनाव की बात, टिकट देने की बात आएगी तो बात वहां पर अगड़ों पिछड़ों का ही चयन होगा। और जो पोलराइजेशन होगा, आज भी जो पोलराइजेशन की बात होगी तो पोलराइजेशन तो अगड़ों और पिछड़ों को लेकर के ही होगी। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इन तमाम क्षेत्रों में भले ही 12 सीटें सवर्णों के पास हों, लेकिन आरजेडी वहां पर पिछड़ा उम्मीदवार ही देगी और पिछड़ा बनाम अगड़ा की ही लड़ाई खड़ा करना चाहेगी आरजेडी। और ये कोशिश भी हो रही है। आरक्षण का जो मसला है उसको, उसकी आग को हवा आरजेडी क्यों दे रही है? कारण तो यही है कि बिहार में पोलराइजेशन हो, फिर से अगड़ा और पिछड़े का 90 के दशक की राजनीति को फिर से उभारा जाए। तेजस्वी यादव इसमें कामयाब भी हुए हैं और उस कामयाबी को कैरी फॉरवर्ड भी वे करना चाहेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जिनको संतुष्ट आरजेडी करती है दिखावे के लिए कि देखिए, या हर पार्टी में जो कोर वोट बैंक होता है उसको समेट करके रखने की राजनीति होती है। जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, वो अपने हार्डकोर वोट बैंक को क्यों नाराज करना चाहेगी? अगर तेजस्वी यादव सवर्णों पर दाव लगाना शुरू कर देंगे तो पिछड़ों का क्या होगा? जो पिछड़े तेजस्वी यादव की राजनीति को इतने दिनों से सींचते आए हैं, उनका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तो चूक यही है कि जो उसका हार्डकोर वोट बैंक है उसको नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी आयातित लोगों को ज्यादा बड़ा मौका देती है। मेन एक्सट्रीम पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने आयातित नेताओं पर जो भरोसा जताया है उसका दुष्परिणाम बिहार में देखने को उसको मिलता है। तो आरजेडी तो वैसी गलती नहीं करने वाली है, मुझे नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि आरजेडी जो साफ तौर पर उसकी अस्तित्व वाली बात है कि भाई राजनीति ऐसी है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो उसमें वो कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुधांशु जी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रयोग तो किया गया, ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी हुआ है और पिछले विधानसभा में भी हुआ। ए टू जेड का जब नारा लेकर आए थे, और दो चीजें और है, ए टू जेड के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सामाजिक न्याय तो हुआ ही है, अब हमको आर्थिक न्याय के ऊपर काम। ये नारा भी आरजेडी ने पिछले चुनाव में दिया है। और
एक चीज समझिए, जो नौकरी का मामला है वो 5 लाख नौकरी देकर, जो उन्होंने 10 लाख वादा किया, जब उनको 17 महीने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया, 5 लाख नौकरी देकर दिखा दिया। जो नीतीश जी मतलब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाएगा, उसी नीतीश जी की सरकार में साथ रह के उन्होंने दिखाया। तो वो जो नौकरियों का मामला है उसी, और ये जो भीड़ दिखती थी तेजस्वी जी की विधानसभा सभाओं में, तो वो ज्यादातर युवा वही थे जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में सरकारी नौकरी के का क्या मायने और मतलब, एक सामान्य नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने का मतलब वहां पर लोग समझते हैं जैसे स्वर्ग मिल गया हो। तो वो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, और वो एक एजेंडा है जिसके ऊपर तेजस्वी जी जो है A to Z का जो उनका नारा है उसकी तरफ ले जा सकते हैं। और उसके साथ ये जो बाप का आया था, माई के अलावा बाप का भी है। और दूसरा जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, जी। लॉ एंड ऑर्डर भी एक ऐसा इशू है जो उसमें किसी कास्ट क्रीड का केवल मामला नहीं रहने वाला। लॉ एंड ऑर्डर तो सबको प्रभावित करता है, वो जाति देखकर तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता ना। जिसको अगर कोई डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, अन्य चीजें, बलात्कार की भी कई घटनाएं आई, भ्रष्टाचार हो रहा है जो बड़े पैमाने पर दिखा, तो वो सारी चीजें हैं जो जिससे आप कॉमन मतलब लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरी समझ है कि अंतिम रूप से जो आरजेडी पूरा अपने चुनाव का जो नैरेटिव्स तैयार करेगी, वो बेसिकली अगर किसी मुद्दे पर होगा तो वो जाति जनगणना है, आरक्षण की सीमा जो उन्होंने बढ़ाया वो है। और एक चीज आप याद करिए तो तेजस्वी जी बार बार नीतीश जी के लिए एक चीज कहते थे कि नीतीश जी अब थक गए। नीतीश जी के पास बिहार को आगे ले जाने का नया आइडिया नहीं है। नीतीश जी जब आए थे ठीक है, उन्होंने सुशासन बाबू के रूप में बहुत काम किया, लेकिन आज के दिन उनके 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 प्रशासन में वो सुशासन दिखता नहीं। तो मुझे लगता है कि एक जो ये मेजर नैरेटिव्स होगा जिसको लेकर आरजेडी चुनाव में जाएगी, और उसके साथ जो अलायंस के लोग हैं वो भी वहां पर ये होते। एक चीज और इसमें जो समझने की बात है, देखिए जी। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक फर्क है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी का अगर आप देखेंगे, और एक एक लेवल तक अगर दलित वोटर्स के लिए भी देखेंगे, तो पिछले लोकसभा के चुनाव में ये दिखा कि ओबीसी का जिसको पीडीए नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, तो वो उनमें से काफी ऐसी जातियां जो MY समीकरण के साथ अपने को फिट नहीं कर रह पाती थी, वो सब भी उनकी तरफ आए। और लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई पीडीए का नारा या सोशल जस्टिस का नारा उत्तर प्रदेश में चल गया, बिहार में क्यों नहीं चला? तो उसकी एक वजह है, और वो विधानसभा में भी दिखेगा। उसकी वजह ये है कि बिहार में केवल अकेले लालू यादव या तेजस्वी यादव ही नहीं है जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। जी। और जितनी पहचान और जितना एक तरह से सम्मान जो है सोशल जस्टिस के लोगों के बीच में तेजस्वी जी और लालू जी का है, तो लगभग उसी तरह का सम्मान नीतीश जी का भी। इसलिए वो जो एक तरह से वोटर टर्नआउट है, या जो एक तरह से वोटों को इकट्ठा करने का जो मामला है, एक तरफ करने का जो मामला है, उसमें नीतीश जी, क्योंकि अगर खाली बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाए तो शायद ये हो सकता है कि सोशल जस्टिस के लोग जो है या सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई जातियां बड़े पैमाने पर आरजेडी के साथ चली जाएंगी। लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि नीतीश जी का दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर वो अत्यंत पिछड़ी जातियां और अत्यंत जो महादलित वाला वर्ग है, उसमें उन्होंने एक नया वोट बैंक क्रिएट भी किया। तो वो कोशिश तो जरूर तेजस्वी जी करेंगे। और चूंकि अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डलवा पाते, जिसकी संभावना शायद मुझे लगती भी नहीं है कि बीजेपी मतलब शायद मान जाए, और ना अगर नहीं मानती है तो तेजस्वी जी के पास कहने के लिए होगा कि जब नीतीश जी हमारे साथ थे या हम उनके साथ थे, तब देखिए हमने ये सारी चीजें करी, और जैसे ही हम अलग हुए तो वही प्रयास जो इतना जोर शोर से शुरू किया गया था नीतीश जी के द्वारा, और इंडिया गठबंधन में भी ये चीजें ले जाई गई थी, और जिसके लिए आज राहुल गांधी से लेकर पीडीए सारी चीजें आ गई, पूरे देश में वो एक नारे की तरफ बन रहा है, उससे नीतीश जी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं जी। तो मैं ये कर सकता हूं, अगर आप तेजस्वी को दोबारा से मौका दोगे तो हम सरकारी नौकरियां भी देंगे और जातिगत आरक्षण भी लागू करेंगे, और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाएंगे, और जो जातिगत आरक्षण केंद्र के स्तर पर होना चाहिए उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि प्रयास आरजेडी का जरूर रहेगा। और हो सकता है कि जी। जिस तरह का भाग, क्योंकि देखिए एक और बात है, बिहार की राजनीति में दलितों की जो लीडरशिप है उसमें कास्ट लीडर्स तो हैं, जैसे मान लीजिए चिराग पासवान जी अपनी जाति के लीडर हैं, जी। जीतन राम मांझी जी की अपनी पार्टी में पकड़ है, उधर शाहनी जी की अपनी मतलब अपनी जाति में पकड़ है, शाहनी जी की अपनी जाति में पकड़ है। लेकिन एक कोई कॉमन व्यक्ति जिससे सारे दलित अपने को आइडेंटिफाई करते हुए सारे दलित जातियों के लोग अपने को नेता मानते, दलित जातियों के लोग उनको नेता मानता हो, ऐसा कोई लीडर बिहार में अभी भी नहीं है।
तो अगर और वो उसको अगर किसी ने शुरू में तो अगर माना गया तो लालू जी थे, फिर नीतीश जी आए। तो अभी उनके पास मौका है, अगर इस चीज को प्रूफ कर पाएंगे तो हो सकता है कि दोबारा से आरजेडी वहां पर भी अपनी लीडरशिप खड़ी कर सके। तेजस्वी जी को शायद वहां पर सम्मान मिलना शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे लगता है वो प्रयास जारी भी है और इसीलिए तेजस्वी निकले हैं यात्रा पर और कार्यकर्ताओं से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो रूपरेखा जो प्लान होगा वो तैयार करेंगे कि किस तरीके से प्रत्याशियों का चुनाव होगा, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाना है। संवाद जो कार्यकर्ताओं का है वो जनता और मीडिया के प्रति कैसा रहने वाला है, सब पर चर्चा होगी। जो भी अपडेट्स हम तक आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रियदर्शी जी, सुधांशु जी, मनीष जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जुड़ेंगे जल्द। बाकी बिहार में सबकी नज़र इस यात्रा पर रहने वाली है, तेजस्वी यादव की यात्रा जो अगले 8 दिन तक चलने वाली है। इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या मुद्दे रहते हैं कार्यकर्ताओं से, क्या कुछ कहा जाता है 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारी नज़र लगातार उस पर बनी रहेगी। जो भी आएगा हमारे सामने इनसाइट्स मीटिंग के अंदर आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।